हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA थर्ड सेमेस्टर हिंदी के निर्मला का भाग 4 देखने जा रहे हैं। एक कल्याणी के मानसिक संघर्ष और उसकी पीड़ा को विस्तार पूर्वक समझाइए। उसने अपने पति के निधन के बाद अपने को किस प्रकार दोषी समझा और उसकी सोच किस प्रकार बदलती गई, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर: कल्याणी के मन में गहरा मानसिक संघर्ष और पीड़ा व्याप्त थी। उसके पति के अचानक निधन ने उसकी दुनिया को उजाड़ दिया। उसे यह विचार सताता रहा कि उसका कठोर व्यवहार और क्रोधी शब्द उसके पति के प्राण त्यागने का कारण बने। कल्याणी सोचती थी कि यदि उसने उन्हें इतने कठोर शब्द न कहे होते तो वे घर से नहीं जाते। उसने बार बार अपने अपराध को बढ़ाया, स्वयं को अपराधी समझा और आठों पहर इसी विचार से कुढ़ती रही। वह अपने बच्चों की सूरतों से भी चिढ़ने लगी थी, क्योंकि उनका जन्म भी तो एक प्रकार से उसके स्वामी से रार के कारण हुआ था। वह स्वयं को प्राणपति के प्रेम से वंचित मानती थी। इस भाव में उसे यह संतोष नहीं होता कि उसने अपनी कर्तव्यनिष्ठा से कोई सही कार्य किया। उल्टा उसे ये लगता कि उसकी 25 वर्षों की तपस्या व्यर्थ चली गई। इसके अतिरिक्त उसने अपने द्वारा लिखे पत्र में भी इस अत्यंत विनयपूर्व भाव को प्रकट किया कि यह अनाथिनी दया की पात्र है और इस दुर्भाग्य को पार लगाना चाहिए। यह स्थिति उसकी आंतरिक पीड़ा, सामाजिक तिरस्कार और आर्थिक संकट की एक त्रासदी बन गई थी। कुल मिलाकर कल्याणी का संघर्ष एक ऐसी अमानवीय परिस्थिति का प्रतिबिंब था, जिसमें न केवल व्यक्तिगत अपमान बल्कि समाज की कठोरता ने उसके जीवन को कलंकित कर दिया। 2. भालचंद्र दीवान का चरित्र विवेचन कीजिए। उसकी सोच, विचारधारा और व्यवहार का विश्लेषण कीजिए। वह किन नैतिक और सामाजिक द्वंद्वों में फंसा हुआ प्रतीत होता है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर: भालचंद्र दीवान एक स्थूलकाय, भ्रष्ट और स्वार्थी अधिकारी के रूप में प्रस्तुत होता है। उसके पास सरकारी पद था, परंतु उसने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और लोभ का रास्ता अपना लिया था। उसका व्यवहार अत्यंत कठोर और अहंकारी था। उसे समाज में दूसरों की पीड़ा, समस्याओं की कोई परवाह नहीं थी। उसका स्वभाव स्वार्थपरक और अन्यायपूर्ण था। जब उसे कल्याणी का पत्र मिला तो उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह विवाह उचित नहीं होगा। उसने तर्क दिया कि मृत्यु से घिरे परिवार में विवाह का आयोजन अमंगल से शुरू होगा, यह कार्य अवांछनीय है। उसने न केवल विधवा को समाज का बोझ समझा, बल्कि स्वयं को भी अपनी परिस्थितियों में फंसा हुआ पाया। भालचंद्र दीवान का सामाजिक द्वंद्व ये था कि वह समाज के बुरे रीति रिवाज जैसे दहेज प्रथा से विरोध करता था, परंतु स्वयं उस बुराई के साक्षी और सहभागी बना। वह विरोधी बनकर भी स्वार्थ के लिए वैचारिक संघर्ष नहीं करता, बल्कि अपनी सुविधा अनुसार निर्णय लेता था। व्यक्तिगत द्वंद्व यह था कि वह रंगीली बाई से असमंजस में था। एक ओर वह प्रेम का दावा करता है, परंतु दूसरी ओर खुद को इस विवाह के आयोजन से बचाता है। उसकी मानसिक स्थिति द्वंद्वपूर्ण थी। एक ओर उसने अपने मित्र वकील साहब को महान मानकर उनके पुत्र की विवाहिता बनने से इनकार किया, तो दूसरी ओर स्वयं भी उनके परिवार की दुर्दशा से सहानुभूति रखते हुए केवल क्षणिक समाधान चाहता था। इस प्रकार भालचंद्र दीवान समाज के सत्यानाशकारी नियमों और अपने स्वार्थ के बीच उलझा हुआ पात्र है, जिसका चरित्र व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। 3. पंडित जी ने बाबू साहब को किस कारण से फटकारा? पंडित जी का बाबू साहब के प्रति क्रोध कैसा था और उसके पीछे क्या कारण था, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर: पंडित जी ने बाबू साहब को इस कारण से फटकारा क्योंकि बाबू साहब ने घर में जाकर ये कह दिया था कि भालचंद्र दीवान ने 3 सेर मिठाई खा ली। पंडित जी का क्रोध अत्यंत तीव्र था क्योंकि उन्हें यह अपमानजनक लगा। उन्हें अपनी भिक्षु स्थिति पर अपमानित महसूस हुआ। पंडित जी ने कहा कि ऐसे महान पुरुष भी होते हैं जो पसेरी भर मिठाई खाकर भी डकार तक नहीं लेते, जबकि उन्हें हर मिठाई के लिए चिरौरी करनी पड़ती है। उनके क्रोध का मुख्य कारण यह था कि पेट की निंदा पुरुष के लिए सबसे अधिक अप्रिय होती है। पंडित जी को अपनी स्वाभाविक गरिमा का अत्यधिक आभास था, इसलिए वे इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके। बाबू साहब का उच्च स्वर में यह बात कह देना, जबकि पंडित जी द्वार पर कान लगाकर सुन रहे थे, पूरी तरह से उनकी गरिमा का अपमान था। इसलिए पंडित जी ने उन्हें श्राप देते हुए आशीर्वाद दिया और 10 रुपए स्वीकार किए, परंतु मन में उनके प्रति कटु भाव बना रहा। 4. भालचंद्र दीवान और रंगीली बाई की मानसिक स्थिति और व्यवहार का विश्लेषण कीजिए। दोनों किस प्रकार की सोच और व्यावहारिकता का परिचय देते हैं,
उत्तर। भालचंद्र दीवान एक स्वार्थी, चतुर और व्यावहारिक व्यक्ति है। उसकी सोच समस्या से भागने और उसे मौन वृत्ति से दबाने की है। जब पंडित जी का क्रोध बढ़ता है तो वह सोचता है कि उसे ये मामला कैसे शांत करना चाहिए ताकि बदनामी न हो। उसके लिए ये समस्या बहुत बड़ी विपत्ति बन जाती है, इसलिए वह सोचता है कि 10 रुपए देकर पंडित जी को शांत किया जाए। भालचंद्र दीवान दिखावटी व सरल दिखता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल स्वयं का बचाव है। वह रंगीली बाई से भी सलाह मशविरा करता है और अंततः पैसे देने की योजना बनाता है ताकि पंडित जी का मुंह बंद हो जाए। रंगीली बाई का व्यवहार थोड़ा विरोधाभासी है। एक ओर वह कहती है कि जब विवाह ही नहीं करना तो बात की परवाह क्यों करते हो, और दूसरी ओर वह दबाव में आकर 10 रुपए निकाल देती है। उसकी मानसिकता में भी साफ कोई की कमी है, परंतु वह भालचंद्र दीवान की व्यावहारिक सोच के आगे झुक जाती है। दोनों की मानसिकता स्वार्थ और त्वरित समाधान खोजने की है, जिससे समाज की गंभीर समस्याओं से ध्यान भटकाया जा सके। इस प्रकार दोनों पात्र स्वार्थपरक, चतुर और समाज के कठोर नियमों से बचने वाले प्रतीत होते हैं, जो बाहरी आचरण में ढोंग के सहारे अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश करते हैं। 5. कल्याणी और निर्मला की परिस्थिति का विस्तार से विवेचन कीजिए। उनके संघर्ष, मानसिक पीड़ा और परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। साथ ही बताइए कि समाज में विधवा और गरीब स्त्रियों की स्थिति पर लेखक ने कैसे प्रकाश डाला है। 1. कल्याणी की परिस्थिति और मानसिक पीड़ा। कल्याणी विधवा महिला है। उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी, अपनी जवान बेटी को सिर पर सवार होते देखना। समाज में यह अत्यंत कलंकित और कष्टप्रद माना जाता था। लड़के नंगे पांव पड़ सकते हैं, चौका बर्तन कर सकते हैं, लेकिन कन्या को घर में बैठने का अधिकार नहीं था। इस सामाजिक बंधन के चलते कल्याणी की मानसिक पीड़ा अत्यंत गहरी हो गई थी। उसका क्रोध अपने बेटे भालचंद्र पर था, जिससे वह यह चाहती थी कि उसे अपने कर्तव्य से पलट जाना चाहिए, परंतु परिस्थितियां ऐसी थीं कि मजबूरन लड़के के लिए वर ढूंढना पड़ा। 2. निर्मला की परिस्थिति और मानसिक पीड़ा। निर्मला भी एक विधवा थी, जिसकी दशा और भी कठिन थी। उसका ससुराल गरीब और अव्यवस्थित था। उसे संतान प्रेम था, परंतु रुक्मिणी देवी जैसी कठोर सास और वकील तोताराम जैसी बनावटी प्रेम प्रदर्शनी पति की उपस्थिति में भी निर्मला अपने बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाई। उसका प्रेम अपने बच्चों के प्रति भी संकोचपूर्ण और अव्यक्त था। उसने महसूस किया कि यह प्रेम केवल दया और भिक्षा के रूप में मिल रहा है, जो उसके लिए अपमानजनक था। एक ओर उसका मन गहराई से क्रोधित था तो दूसरी ओर वह अपनी स्थिति को स्वीकारने के लिए मजबूर थी। निर्मला के मन में ये संवेदनाएं उठती रहीं कि एक विधवा और गरीब स्त्री के लिए समाज ने किस प्रकार की कठोर और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं बनाई हैं। उसकी आत्मवेदना से ये स्पष्ट होता है कि अब वह पहली बार अपने कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझ पाई। 3. पंडित मोटेराम का कार्य और समाज का दंभ। पंडित मोटेराम ने लखनऊ से 5 वरों की नकल लाकर कल्याणी को सुझाई, लेकिन समाज का यह रूप बड़ा ही कठोर था। वर की तलाश में केवल रुपए पैसे की आवश्यकता थी। गुण, यवन, सुंदरता, कुलीनता जैसे मानव मूल्य सेकेंडरी बन गए थे। दहेज का महत्व इतना अधिक हो गया कि वरवधू के गुण दोष सिर्फ रुपए से मापे जाने लगे। मोटेराम का भी व्यवहार केवल व्यापारी की तरह था, जो आर्थिक मुनाफे की दृष्टि से कन्या का विवाह तय करने की सोचता था। यह दर्शाता है कि समाज में विवाह संबंध कितना विकृत हो चुका था। 4. रुक्मिणी देवी का चरित्र और निर्मला के प्रति व्यवहार। रुक्मिणी देवी का स्वभाव कठोर, मनमाना और निंदात्मक था। निर्मला को पराया समझती थीं। हर छोटी छोटी बात पर ताने देती। निर्मला के व्यवहार पर लगातार निगरानी रखती। निर्मला अपने पति से भी शिकायत करती है, लेकिन पति स्थिति को संभालने के बजाय और कठोरता दिखाते हैं। निर्मला अपने बच्चों से प्रेम करती थी, लेकिन करुणा का रूप उसके प्रेम का माध्यम बन गया था। स्नेह नहीं, दया का भाव उसमें अधिक दिखाई देता था। निर्मला का यह आंतरिक संघर्ष उसके जीवन की मार्मिक त्रासदी को उजागर करता है। 5. समाज में विधवा और गरीब स्त्रियों की स्थिति। इस कथा के माध्यम से लेखक ने समाज में विधवा स्त्रियों की स्थिति पर गंभीर प्रहार किया है। विधवा को समाज में बोझ समझा जाता है। उनका जीवन संघर्षपूर्ण और अपमानजनक होता है। उन्हें वर ढूंढने, बच्चों का पालन पोषण करने, समाज की कटु टिप्पणियों से निपटने का एक कठिन संघर्ष करना पड़ता है। लेखक ये बताता है कि समाज के नैतिक मूल्यों का पतन केवल आर्थिक कारणों से नहीं हुआ,
बल्कि ये मानसिक और सांस्कृतिक विकृति भी है। दहेज की मांग और कुलीनता की झूठी छवि विधवाओं के लिए एक अभिशाप बन गई है। स्त्री का मूल्य उसकी आर्थिक स्थिति से जोड़ दिया गया है। 6 निष्कर्ष। इस पाठ में कल्याणी और निर्मला की पीड़ा और संघर्ष को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उनके माध्यम से समाज की कठोरता, व्यावसायिकता और इंसानियत की कमी का उद्घाटन हुआ है। यह कहानी समाज की उन व्यवस्थाओं पर सवाल उठाती है जो स्त्रियों को केवल वस्तु मानती हैं। निर्मला की आत्मवेदना और कर्तव्यबोध का उदय ये संदेश देता है कि विपत्तियों के बीच भी संकल्प और धैर्य से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। 6. वर्णन कीजिए कि मनसाराम की मानसिक स्थिति और व्यवहार किस प्रकार बदल गया और उसका क्या कारण था। उत्तर: मनसाराम की मानसिक स्थिति अत्यंत जटिल और क्रांतिपूर्ण थी। शुरू में वह गंभीर और शांतचित्त युवक था जो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जब उसे थाइसिस, तिब्बी बीमारी, का शक हुआ तो उसने अपने जीवन के प्रति निराशा और आत्महत्या की भावना पाल ली। उसने डॉक्टर से जहरीली दवाओं के बारे में पूछा और जानकर प्रसन्न हो गया कि प्राण त्यागना कितना आसान है। इसी कारण वह अचानक थिएटर में हास्य और उन्माद से भर गया। उसकी हंसी और शरारतें उसके मित्रों के लिए आश्चर्य का विषय बन गईं। मनसाराम के भीतर गहराई से दुख, आत्मसम्मान की चोट और सामाजिक अपमान की भावना व्याप्त हो गई थी। उसने निर्मला और अपने परिवार से पूरी तरह दूरी बना ली। जब डॉक्टर ने उसे गंभीर बीमारी की पुष्टि की और मुंशी जी ने उसे घर ले जाने की कोशिश की, तो उसने हर प्रकार की सहायता स्वीकार नहीं की। वह अपनी हालत को समझकर अपने जीवन का अंत करने की योजना बनाने लगा। कारण विश्लेषण। मनसाराम की मानसिक दशा में यह परिवर्तन आत्मग्लानि, सामाजिक अपमान, निर्मला और परिवार से तिरस्कार और स्वास्थ्य संबंधी आशंका के कारण हुआ। यह स्थिति उसकी आंतरिक पीड़ा और आत्मसम्मान के संघर्ष को दर्शाती है। 7. विवेचन कीजिए कि मुंशी जी की मनोस्थिति मनसाराम को अस्पताल ले जाने के समय कैसी थी। उत्तर: मुंशी जी की मनोस्थिति अत्यंत द्वंद्वात्मक और विडंबनापूर्ण थी। वे अपने प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल ले जा रहे थे। बाहरी दृष्टि से यह प्रक्रिया व्यावहारिक, जिम्मेदारी और नियमों का पालन प्रतीत होती थी, परंतु उनके हृदय में गहरे पश्चात्ताप, दुख और ग्लानि की भावनाएं व्याप्त थीं। मुंशी जी स्वयं यह समझने में असमर्थ थे कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। उनके भीतर यह प्रश्न उठा कि कहीं मनसाराम को उनके मनोदशा का आभास तो नहीं हो गया। यही नहीं, वे ये भी सोचने लगे कि कहीं उनके बच्चे को ये ना लगे कि वे उसे घर से बाहर निकालकर प्रेम वंचित कर रहे हैं। उनके आंसू खुद बोल रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को गोदी में उठाकर अस्पताल भेजने का निर्णय लिया ताकि इस कार्य का प्रमाण बना रहे कि लड़का स्वयं राजी था। यह एक भयानक विवशता थी जहां कर्तव्य, समाज का नियम और पितृत्व भाव एक दूसरे से टकरा रहे थे। इस निर्णय में उनके मन का शोक, क्रूरता, पश्चात्ताप और करुणा की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। उनके लिए ये एक दर्दनाक और असहनीय अनुभव था जिसने उन्हें पूरी तरह मानसिक रूप से परिपक्व कर दिया। 8. निर्मला और मनसाराम की मानसिक स्थिति पर विस्तृत चर्चा कीजिए। उत्तर: इस पाठ में निर्मला और मनसाराम दोनों की मानसिक स्थिति बहुत ही गहरी और पीड़ादायक प्रस्तुत की गई है। मनसाराम के जाने के बाद निर्मला का मन अत्यधिक चिंतित और उद्विग्न हो गया। उसने हर दिन मनसाराम का हालचाल पूछा, आशा कि वह छुट्टी पर लौट आएगा, परंतु जब वह नहीं आया तो निर्मला की चिंता बढ़ती गई। वह खुद को जिम्मेदार समझने लगी, यह सोचकर कि यह सब उसके कारण हुआ। उसने अपने मन में यह विचार दृढ़ किया कि यह उसका पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। उसके हृदय में नैराश्य की ज्वाला सुलग रही थी और वह स्वयं को जीवन का बोझ समझने लगी। उसकी संवेदनाएं टूटती जा रही थीं। मनसाराम की मानसिक अवस्था भी बहुत विषादपूर्ण थी। उसकी आत्मा पीड़ा में डूबी हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता पर उस पर इस प्रकार का संदेह कैसे हो गया। उसकी सोच पूरी तरह उलझी हुई थी। उसने बार बार ये सोचा कि उसके पिताजी ने ऐसा क्यों किया। उसकी आत्मग्लानि और व्यथा गहराती चली गई। वह अपनी आत्मा की सफाई के लिए स्वयं को बलिदान करने की योजना में मग्न हो गया था। मनसाराम ने ये भी समझ लिया था कि उसकी माँ का दुख उसके कारण है और इसलिए उसकी रक्षा करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन गई थी। निर्मला की संवेदना और मनसाराम की आत्मक्लंग की भावना मिलकर इस कहानी को अत्यंत मार्मिक बना देती हैं। निर्मला का सहानुभूति पूर्ण व्यवहार और मनसाराम की पीड़ा इस पाठ का केंद्रीय बिंदु है।
निर्मला न केवल एक दया भाव रखती है, बल्कि उसने संकल्प भी ले लिया कि वह अपने प्राणों से मनसाराम को इस कलंक से मुक्त करेगी। इस प्रकार दोनों पात्र गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष में उलझे हुए हैं, जो पाठक को भी उनके दुख में सम्मिलित कर देता है। यह कहानी सामाजिक मान्यताओं और व्यक्तिगत संघर्षों के बीच के टकराव को दर्शाती है। 9. मनसाराम के मानसिक और शारीरिक संघर्ष का विश्लेषण कीजिए। उत्तर: मनसाराम का संघर्ष मुख्यतः मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर था। मानसिक संघर्ष में उसे अपने पिता, समाज और स्वयं के आत्मसम्मान के बीच उलझन महसूस होती है। डॉक्टर द्वारा दी गई जहरीली दवा के माध्यम से उसने अपने जीवन को समाप्त करने का विचार किया, परंतु उसे एहसास हुआ कि उसकी मृत्यु से निर्मला को गहरा आघात पहुंचेगा। शारीरिक संघर्ष में मनसाराम लगातार कमजोरी, चक्कर और ज्वर से जूझता है। थिएटर में नकल करके अपने मन को कुछ क्षण के लिए हल्का करने की कोशिश करता है। उसकी असहाय अवस्था उसके पिता मुंशीजी के लिए भी अत्यंत पीड़ादायक थी। संदेह, पश्चाताप और ग्लानि ने उसके मन को और भी कठिनाई में डाल दिया। 10. मनसाराम का आत्मसम्मान उसकी परिस्थिति से कैसे टकराता है? उत्तर: मनसाराम का आत्मसम्मान उसकी विकट स्थिति के साथ गहराई से टकराता है। उसने अपने पिता को मना कर दिया कि उसे घर ले जाया जाए। उसे यह स्वीकार नहीं था कि लोग उसे एक बीमारी से ग्रसित माने। उसका संघर्ष यह था कि वह अपने दुख को पर दूसरों के सामने न दिखाए। जब भूगी मिठाई लेकर आई तो उसने उसे गुस्से में भगा दिया। वह चाहता था कि किसी को यह एहसास न हो कि वह बीमार या कमजोर है। यह आत्मसम्मान उसकी मनोदशा की गहराई को दर्शाता है, जिसमें अपने आप को घृणित और बेकार मानता है। उसकी मानसिक पीड़ा इतनी गहरी थी कि उसके व्यवहार में विनोद का ढोंग नजर आता है, जबकि वास्तव में वह निरंतर आत्महत्या के विचार से त्रस्त था। 11. मुंशीजी की मनोदशा और संघर्ष पर प्रकाश डालिए। उत्तर: मुंशीजी की मनोदशा अत्यंत त्रस्त और शोकपूर्ण थी। उन्होंने अपने पुत्र की स्थिति देखकर गहरा दुख अनुभव किया। उन्हें सामाजिक नियमों के कारण मनसाराम को घर ले जाने में असुविधा हो रही थी, परंतु अंतःकरण की आवाज उन्हें यही कह रही थी कि वे अपने प्राणप्रिय पुत्र का पूरा ख्याल रखें। मुंशीजी अपने विवेक और समाज के दबाव के बीच उलझे हुए थे। अध्यक्ष के कठोर तर्क ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे मनसाराम को अस्पताल भेज दें। यह विडंबना थी कि पिता अपने बेटे को बचाने की बजाय उसे अस्पताल में छोड़कर समाज से अपनी छवि बचाने की चेष्टा कर रहे थे। अंततः उनके अंदर ग्लानि और पश्चाताप ने जन्म लिया। अपने पुत्र के साथ बिताए सुखद क्षणों की यादें उन्हें सताती रहीं। 12. मनसाराम के व्यवहार में विनोद और व्यथा के बीच क्या अंतर दिखाई देता है? उत्तर: मनसाराम के व्यवहार में सतही रूप से विनोद और गहरी व्यथा का अंतर स्पष्ट है। थिएटर में नकल करना, तालियां बजाना, वंस मोर की हाक लगाना, ये सब उसके विनोदपूर्ण और उच्छृंखल व्यवहार को दर्शाते हैं, परंतु अंदर से उसकी आत्मा गहरे विलाप में डूबी हुई थी। यह विनोद वास्तविक आनंद नहीं था, बल्कि उसकी पीड़ा को दबाने का तरीका था। व्यथा उसकी मानसिक अस्थिरता और सामाजिक अपमान का परिणाम थी। उसने जानबूझकर हास्यपूर्ण व्यवहार किया ताकि दूसरों को उसकी बीमारी का एहसास न हो। इस तरह का प्रदर्शन उसके आत्मसम्मान की रक्षा की एक क्रिया थी। 13. रुक्मिणी के विचारों का महत्व और उनके द्वारा व्यक्त की गई व्यथा पर विस्तार से प्रकाश डालिए। उत्तर: रुक्मिणी ने बहुत स्पष्टता और विवेक से ये तथ्य प्रस्तुत किया कि मनसाराम की बीमारी का कारण कोई शारीरिक रोग नहीं, बल्कि घर से निकाले जाने का गहरा मानसिक आघात है। उन्होंने ये बताया कि मनसाराम अपने घर की याद में इतना व्यथित है कि ये शोक ज्वर का रूप ले चुका है। रुक्मिणी का यह दृष्टिकोण न केवल विवेकी था, बल्कि सच्चाई की गहराई को भी दर्शाता था। उन्होंने बिना किसी भय या संकोच के मुंशीजी से कहा कि केवल लाख दवा करने से कुछ असर नहीं होगा, सिविल सर्जन भी कोई चमत्कार नहीं कर सकेगा। उनका मानना था कि घर लौटने से ही इस समस्या का समाधान संभव है। रुक्मिणी ने निर्मला पर भी कटु टिप्पणियां की, ये समझते हुए कि वर्तमान परिस्थितियों का मुख्य कारण निर्मला की उपस्थिति थी। उन्होंने बताया कि मनसाराम की दशा इतनी गंभीर थी कि उसे घर से निकाले जाने की पीड़ा ज्वर में बदल गई थी। रुक्मिणी का यह प्रकट सचमुच पाठ्यांश का आधार बनता है, क्योंकि उनकी समझ ने पूरे वृतांत की गहराई को उकेरा। उनका कथन यह भी दर्शाता है कि वे अपने को किसी भी तरह की बात कहने या हस्तक्षेप करने के लिए अधिकारहीन मानती थीं। फिर भी उन्होंने सत्य को प्रकट किया।
14 मनसाराम की बीमारी का स्वरूप एवं उसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, मनसाराम की बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक शोक का रूप ले चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि मनसाराम को 106 डिग्री का ज्वर था, जो अत्यंत नाजुक स्थिति का संकेत था। साथ ही वह लगातार डिलीरियम, मनोविकृति की स्थिति में रहता था। उसकी मानसिक दशा इतनी विक्षिप्त थी कि वह बार बार अम्मान जी, तुम कहाँ हो की रट लगाता रहता था। यह स्पष्ट करता है कि वह अपनी माँ की याद में विक्षिप्त हो चुका था। वह इतना व्यथित था कि खुद को मार डालने की बात कह रहा था, तलवार या रस्सी की तलाश में था। इस प्रकार मनसाराम का शरीर और मन दोनों ही ज्वर से जल रहे थे। उसकी यह दशा परिजनों के लिए गहरा आघात बन गई थी। मानसिक पीड़ा इतनी गहराई तक पहुंच चुकी थी कि उसके शरीर ने उसे छोड़ना शुरू कर दिया था। डॉक्टर भी इसकी गंभीरता स्वीकार कर चुके थे और स्वयं को असहाय मान रहे थे। यह बीमारी दिखाती है कि शारीरिक उपचार से अधिक जरूरी था मानसिक शांति और प्रेमपूर्ण वातावरण। 15 मनसाराम की मृत्यु के पश्चात निर्मला और मुंशी जी की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। साथ ही सुधा और डॉक्टर साहब के दृष्टिकोण को समझाइए। उत्तर, मनसाराम की मृत्यु मुंशी जी के लिए असहनीय दुख बन गई थी। उनका जीवन पुत्र के शोक में भारस्वरूप हो गया था। उस दिन से उनके चेहरे पर हंसी का नामोनिशान नहीं था। वे कचहरी जाते तो मुकदमों की पैरवी नहीं करते, केवल समय बिताने के लिए। खाने में भी रुचि नहीं थी। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टुक टुक करता था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनका आशाओं का दीपक बुझ चुका है। निर्मला भी गहरे दुखी थी, लेकिन अपने मन का दर्द मुख पर प्रकट नहीं करती थी। वह अपने पति की सच्ची सहानुभूति करती थी और हमेशा उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करती थी। फिर भी मन में व्यथा गहरे दब रही थी। कभी कभी निर्मला सोचती थी कि यदि वे सब अपनी व्यथा दूसरों से बांट दें तो थोड़ी राहत मिलती, पर वह लज्जा के कारण ऐसा न कर पाई। सुधा ने निर्मला का मनोबल बढ़ाने की भरसक कोशिश की। उसने कहा कि जलवायु बदलने से या मकान बदलने से वकील साहब के शोक में कुछ कमी आ सकती है। सुधा ने वकील साहब और उनकी पत्नी की निंदा भी की और उनके स्वार्थपरक व्यवहार पर तीखा प्रहार किया। सुधा ने वकील साहब को बहुत नीच और कायर बताया। डॉक्टर साहब चिंता में डूबे थे। उन्हें डर था कि कहीं वकील साहब को कुछ हो न जाए। सुधा की तीव्र बातें डॉक्टर साहब के लिए परेशानी बन गईं। उन्होंने सुधा को शांत करने की भरसक कोशिश की। अंततः डॉक्टर साहब ने निर्मला की मदद करने का विचार किया। इस प्रकार मनसाराम की मृत्यु ने निर्मला, मुंशी जी, सुधा और डॉक्टर साहब की मानसिक दशा को गहराई से प्रभावित किया। यह घटना सबके जीवन में गहरा दुख और संकट लेकर आई। 16 निर्मला और मनसाराम का आपसी संबंध किस प्रकार का है? उनका आपसी संबंध किन भावनाओं से प्रेरित है? विस्तार से समझाइए। उत्तर, निर्मला और मनसाराम का संबंध स्नेहपूर्ण, सरल और नैसर्गिक है। निर्मला अपने छोटे भाई मनसाराम के प्रति गहरा प्रेम और स्नेह महसूस करती है। वह उसकी पढ़ाई का ध्यान रखती है, उसे रोककर पढ़ाई कराती है और चाहती है कि उसका नुकसान न हो। दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी संकोच के हंसते बोलते हैं। निर्मला के हृदय में मनसाराम से बातें करने का सुख है, जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाती। मनसाराम भी निर्मला के प्रति प्रेम और आत्मीयता महसूस करता है। वह उसके साथ रहकर अपनी अकेलापन दुख दूर करना चाहता है। लेकिन जब निर्मला पढ़ाई छोड़ देती है तो मनसाराम के मन में एक अनिश्चित वेदना उत्पन्न होती है। यह दोनों का संबंध विश्वास, स्नेह, परस्पर समझ और सजीव चिंता का प्रतीक है। 17 मुंशी जी का मनसाराम के प्रति रवैया कैसे परिवर्तित हुआ? उनके मनोभावों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, प्रारंभ में मुंशी जी का मनसाराम के प्रति व्यवहार कठोर था। वे उसे आवारा और अनुशासनहीन मानते थे। उन्हें यह भय था कि मनसाराम का चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे बोर्डिंग हाउस में रखने का निर्णय लिया। लेकिन जब उन्होंने मनसाराम को दुबला, कमजोर और उदास देखा, तब उनकी करुणा जागृत हुई। उनके मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हुई कि उन्होंने अपने ही पुत्र के साथ अत्याचार किया। उन्होंने महसूस किया कि अपने पुत्र के प्रति कठोर रवैया अपनाना एक बड़ी गलती थी। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनकी संकोचपूर्ण सोच और कटु निर्णय ने मनसाराम को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर बना दिया। अंततः उन्होंने अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया और समझाया कि अब वह प्रेमपूर्वक मनसाराम का पालन पोषण करेंगे। यह एक सकारात्मक बदलाव था,
जो पितृप्रेम और जिम्मेदारी का परिचायक बन गया। 18. निर्मला का मानसिक संघर्ष किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? उनके मन में उठती संवेदनाएं स्पष्ट कीजिए। उत्तर: निर्मला का मानसिक संघर्ष पाठ का एक मुख्य आधार है। जब मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रखने का प्रयास किया जाता है, तो निर्मला के मन में गहरा संदेह उत्पन्न होता है। वह सोचती है कि क्या उसके स्वामी और परिवार वाले उसे अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं। निर्मला के मन में एक ओर अज्ञात वेदना का संचार होता है, तो दूसरी ओर मनसाराम से बातचीत करने की तीव्र तृष्णा। उसे लगता है कि मनसाराम के साथ हंसना बोलना उसकी आत्मा को आनंदित करता है, लेकिन वह स्वयं इसे स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपने भीतर द्वंद्व से जूझती है, एक ओर प्रेम की सहज इच्छा और दूसरी ओर सामाजिक और पारिवारिक बंधनों की कठोर वास्तविकता। वह अपने आप को दोषी भी समझती है और दूसरों की दुर्भावनाओं को भी गहराई से अनुभव करती है। अंततः यह मानसिक संघर्ष उसे नैराश्य और विकलता की ओर ले जाता है। 19. रुक्मिणी का मनसाराम के प्रति रवैया कैसा है? उनके विचारों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर: रुक्मिणी का मनसाराम के प्रति रवैया कठोर और असंवेदनशील है। वह उसे घरेलू व्यवस्था में एक बोझ मानती है। रुक्मिणी सोचती है कि लड़कों की देखभाल करना उसका काम नहीं है। वह निर्मला पर ताने देती है और उसे दोषी ठहराती है। रुक्मिणी का मानना है कि लड़के केवल मुंह छिपाकर अनाथों की तरह पलते रहते हैं। उसे ये भी नहीं समझ आता कि मनसाराम एक मासूम बालक है, जिसकी देखभाल एक परिवार का नैतिक दायित्व है। उसका स्वभाव संकोचपूर्ण और कठोर बना हुआ है। उसकी टिप्पणियां निर्मला के लिए मानसिक यातना का कारण बन जाती हैं। लेकिन यह रवैया अंततः पाठ में नकारात्मक चरित्र के रूप में प्रस्तुत हुआ है। संदर्भ, व्याख्या और विशेषण स्पष्ट कीजिए। आए 1. और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगे? तब किसके साथ खेलेगी? किसके साथ घूमने जाएगी? बता। संदर्भ, इस वाक्य को प्रेमचंद्र जी से लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। यह वाक्य निर्मला द्वारा अपनी छोटी बहन कृष्णा से पूछा गया है। स्पष्टीकरण: निर्मला के मन में गहरा दुख और चिंता है क्योंकि उसके विवाह के कारण वह घर से अलग हो जाएगी। ये प्रश्न उसकी भावनात्मक व्यथा को दर्शाता है कि जब वह घर से चली जाएगी तो उसकी छोटी बहन किसके साथ खेलेगी या घूमेगी। यह प्रश्न प्रेम, चिंता और असुरक्षा की भावना से परिपूर्ण है। व्याख्या: निर्मला इस वाक्य में अपने मन की व्यथा और चिंता व्यक्त कर रही है। उसका डर ये है कि जब वह घर से विवाह के लिए जाएगी तो उसकी छोटी बहन कृष्णा अकेली रह जाएगी। इस प्रश्न के माध्यम से निर्मला कृष्णा से ये जानना चाहती है कि उसके जाने के बाद कृष्णा किसके साथ समय बिताएगी, उसके खेलने घूमने का साथी कौन होगा। यह भाव निर्मला के मन में बढ़ते अकेलेपन, चिंता और सामाजिक भय को प्रकट करता है। विशेषण: इस वाक्य में विशेषण नहीं है क्योंकि इसमें किसी संज्ञा का विशेषण नहीं किया गया। वाक्य भावात्मक और प्रश्नात्मक है जो व्यथा और चिंता व्यक्त करता है। 2. और क्या क्या होगा चंद्र, बता दे मेरे भैया। संदर्भ, इस वाक्य को प्रेमचंद्र जी से लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। यह वाक्य कृष्णा द्वारा उसके भाई चंद्रभानु सिन्हा से उत्सुकतापूर्वक पूछा गया है। स्पष्टीकरण: कृष्णा को बहन निर्मला के विवाह समारोह में होने वाले तमाशों, बाजे, आतिशबाजी, नाच गाना आदि के बारे में उत्सुकता और आनंद की कल्पना है। कृष्णा अपने मासूम मन से अपने भैया से और भी रोचक बातें जानना चाहती है ताकि उसका उत्साह और बढ़ जाए। व्याख्या: ये प्रश्न बाल मन की सहज जिज्ञासा को प्रकट करता है। कृष्णा अपने भाई से जानना चाहती है कि विवाह समारोह में बाजों, आतिशबाजी और नाच गाने के अलावा और क्या क्या मनोरंजन होगा। वह मानती है कि यह आयोजन बहुत शानदार होगा, इसलिए उसकी मासूम जिज्ञासा का स्वरूप है। और क्या क्या होगा? ये प्रश्न उसकी आशाओं, आनंद की प्रतीक्षा और बालमन की सरलता को उजागर करता है। इसमें उसके मन की मासूम कल्पना तथा विश्वास दिखाई देता है कि भव्य तमाशों से उसकी बहन का स्वागत किया जाएगा। विशेषण: इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग सीधे नहीं हुआ, लेकिन वाक्य को समझते हुए उदाहरण स्वरूप विशेषण बना सकते हैं। मेरे भैया, यहाँ मेरे विशेषण है, जो भैया संज्ञा का विशेषण बनता है। 3. मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जीता न छोड़ूंगा। संदर्भ, इस वाक्य को प्रेमचंद्र जी से लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। यह संवाद बाबू उदय भानुलाल और मतई के बीच रात के समय हुआ। स्पष्टीकरण: मतई एक पुराना अपराधी और बदमाश है जिसे उदय भानुलाल ने 3 साल पहले जेल में भेजा था।
मतई अब बाबू साहब का पीछा कर रहा है और बदला लेने की धमकी दे रहा है। यह वाक्य मतई की धमकी और उसके जिद का प्रदर्शन करता है। 7 साल या 14 साल का मतलब है कि वह समय के अंतराल में भी पीछे हटने वाला नहीं है, बाबू साहब को जीतने या हरा देने तक नहीं रुकेगा। व्याख्या: मतई उदय भानुलाल को धमका रहा है कि चाहे 7 साल बाद या 14 साल बाद आए, तब भी वह पीछे नहीं हटेगा और बाबू साहब को अपनी चुनौती में हराने तक नहीं छोड़ेगा। यह वाक्य धमकी, जिद और निश्चय का भाव प्रकट करता है। विशेषण: यह वाक्य साहस, जिद और धमकी का प्रतीक है। यह पात्र की मानसिक दृढ़ता और क्रूर इरादों को दिखाता है। 4. मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी, अभी से झूठ बोलने लगे। संदर्भ: इस वाक्या को प्रेमचंद्र जी से लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। निर्मला अपने बच्चों की भलाई के लिए संघर्ष करती है। एक दिन रुक्मिणी देवी के ताने से निराश होकर निर्मला अपने पति तोताराम से कहती है, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे लड़कों के कान काट दूंगी। उसका उद्देश्य केवल ये था कि वह अपने पति को सच बताए कि वह केवल बच्चों के प्यार और देखभाल के लिए ही। स्पष्टीकरण: निर्मला का यह कथन एक मार्मिक स्थिति का निरूपण करता है। बच्चों के प्रति उसके हृदय में स्नेह था, परंतु उसकी परिस्थिति इतनी विषम थी कि वह स्वयं भी अपने मनोभाव व्यक्त करने में असमर्थ थी। रुक्मिणी देवी की कटु टिप्पणियों और पति तोताराम के कठोर व्यवहार के चलते निर्मला का यह कथन झूठ हो गया, परंतु यह झूठ भी आत्मरक्षा की भावना से किया गया। वह अपने हृदय की पीड़ा छुपाकर समाज और घर की कठोरता से लड़ रही थी। व्याख्या: यह वाक्य यह भी दर्शाता है कि निर्मला का प्रेम स्वाभाविक और सहज नहीं था, बल्कि एक कठिन परिस्थिति में भी बच्चों के प्रति दया और जिम्मेदारी की भावना थी। उसका हृदय आत्मवेदना से व्यथित था, परंतु वह इस वेदना को स्वयं पर नहीं आने देती थी। विशेषण: निर्मला की दशा एक विषम, मार्मिक परिस्थिति में थी। उसका हृदय आत्मवेदनात्मक रूप से व्यथित था। रुक्मिणी देवी का व्यवहार निर्दयी और कठोर था। निर्मला अपने अनाथ बच्चों के लिए करुण भाव रखती थी। निर्मला की सोच चतुर थी, क्योंकि उसने अपने पति के सामने अपनी पीड़ा को स्नेह की आड़ में प्रस्तुत किया। 5. आज इतनी देर कहाँ लगाई, दिन भर राह देखते देखते आंखें फट जाती हैं। संदर्भ: इस वाक्या को प्रेमचंद्र जी से लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। यह वाक्य निर्मला ने तोताराम से कहा था। उस समय निर्मला ने यह प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि तोताराम बहुत देर से घर लौटे थे। निर्मला ने व्यंग्यात्मक स्वर में यह संकेत किया कि दिन भर तोताराम बिना काम के बैठकर उन्हें इंतजार करवाते रहते हैं। स्पष्टीकरण: निर्मला तोताराम से पूछती है कि इतनी देर क्यों लगाई। दिन भर तोताराम बेकार बैठे रहते हैं और निर्मला को केवल राह तकते तकते थका देती हैं। इसमें व्यंग्य का तड़का है, जिससे यह भी दर्शाया गया कि तोताराम पर कार्य का बोझ नहीं, आलस्य ज्यादा है। व्याख्या: आज तुम इतनी देर कहाँ लगाई, दिन भर इधर उधर बिना कुछ काम के बैठे बैठे मेरी आंखें थक गईं। विशेषण: इतनी, मात्रा बताने वाला विशेषण। दिन भर, कालवाचक विशेषण। फट जाती, क्रिया विशेषण, प्रभाव को स्पष्ट करता है। 6. अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा है, तो मुंह न दिखाऊं। संदर्भ: इस वाक्या को प्रेमचंद्र जी से लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। यह वाक्य मनसाराम ने वकील साहब से कहा था। वकील साहब ने मनसाराम पर आरोप लगाया था कि वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। स्पष्टीकरण: मनसाराम वकील साहब के आरोप को चुनौती देता है। वह कहता है कि यदि मेरे सामने कोई आकर ऐसा कह दे कि मैंने तुम्हें घूमते देखा है, तो मैं अपने किए पर शर्मिंदा होकर मुंह नहीं दिखाऊंगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह निर्दोष है और झूठे आरोप को बर्दाश्त नहीं करेगा। व्याख्या: अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आकर कह दे कि मैंने तुम्हें कहीं घूमते देखा है, तो मैं अपने किए पर शर्मिंदा होकर मुंह नहीं दिखाऊंगा। यह वाक्य उसकी आत्मसम्मान की भावना और सत्यनिष्ठा को प्रकट करता है। विशेषण: कोई, अनिश्चितवाचक विशेषण। कहीं, स्थानवाचक विशेषण। निर्भीकता से, क्रिया विशेषण, वाक्य में भाव व्यक्त करने के लिए। इसने तो यहाँ आग लगाई है, मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई। संदर्भ: इस वाक्या को प्रेमचंद्र जी से लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। यह वाक्य निर्मला द्वारा कहा गया था। रुक्मिणी ने निर्मला को ताने दिए थे कि उसने अपने घरवालों से मनसाराम की देखरेख नहीं करने की शिकायत की। स्पष्टीकरण:
निर्मला अपने दिल की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती है कि रुक्मिणी ने उसे दोषी ठहराया है, जैसे उसने जानबूझकर आग लगाई हो ताकि वह ताने सुनते सुनते बेहाल हो जाए। उसने इस पर कातर स्वर में कहा कि ये सब व्यर्थ है, पर फिर भी वह अनजाने में इस त्रासदी में फंस गई है। व्याख्या: रुक्मिणी ने मेरे ऊपर व्यर्थ के ताने चलाए हैं, मानो इसने जानबूझकर यहाँ आग लगा दी हो ताकि मैं बेहाल हो जाऊं। अब मुझे मुफ्त में ताने सुनने पड़ेंगे। निर्मला के मन में अत्यंत वेदना उत्पन्न हो गई थी। उसे यह आभास हो गया था कि उसके ऊपर निशाना साधा गया है। इस प्रकार निर्मला ने यह वाक्य व्यथित भाव से कहा। विशेषण: मुफ्त में, क्रिया विशेषण, जरा ही देर, मात्रा व कालवाचक विशेषण, व्यर्थ विशेषण। अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ। तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे। संदर्भ: इस वाक्या को प्रेमचंद्र जी से लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। मुंशी जी ने यह वाक्य मनसाराम से पूछा था। मनसाराम ने बहुत कम भोजन किया था, इसलिए मुंशी जी को शक हुआ कि कहीं मनसाराम पर्याप्त भोजन नहीं कर रहा। स्पष्टीकरण: मुंशी जी ने सादगी से ये जानना चाहा कि मनसाराम ने केवल 2 फुलके ही क्यों खाए। यह प्रश्न प्रेम और चिंता से भरा था ताकि वह समझ सकें कि मनसाराम की सेहत खराब हो रही है। प्रश्न में पिता का प्रेम, चिंता और आत्मीयता झलकती है। व्याख्या: अभी तो तुमने 1 मिनट से भी ज्यादा समय नहीं लिया, फिर भी क्या तुमने पूरा भोजन किया? केवल 2 फुलके खाए थे। उन्होंने आशंका जताते हुए यह प्रश्न किया ताकि मनसाराम की वास्तविक हालत का पता चल सके। विशेषण: अभी, कालवाचक विशेषण। 1. संख्या विशेषण, ज्यादा, मात्रा विशेषण। 2. संख्या विशेषण। मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पर रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। संदर्भ: इस वाक्या को प्रेमचंद्र जी से लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। ये वाक्य मुंशी जी द्वारा कहा गया था। स्पष्टीकरण: मुंशी जी ने लड़कों से जानकारी लेने के पश्चात ये ज्ञात किया कि मनसाराम पिछले दिन तो नियमित रूप से पढ़ रहा था, लेकिन आज अचानक उसकी गैरहाजिरी के पीछे कारण स्पष्ट नहीं हो रहा था। यह वाक्य संदेह और उलझन को दर्शाता है। व्याख्या: मैंने लड़कों से पूछा था तो उन्होंने बताया कि कल तो वह पढ़ाई में व्यस्त था, पर आज उसकी ऐसी स्थिति क्यों हो गई, इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने छात्रों से जानकारी ली थी, जिन्होंने बताया कि मनसाराम कल तो पढ़ाई में लगा था, लेकिन आज उसकी ऐसी स्थिति क्यों बनी, इसका उन्हें भी पता नहीं। यह वाक्य मनसाराम पर लगे संदेह का बोध कराता है। विशेषण: कल, कालवाचक विशेषण। बैठे, क्रिया विशेषण। अचानक, कालवाचक विशेषण। कोई ऐसी दवा भी इसमें है जिसे पीते ही प्राण निकल जाएं। संदर्भ: इस वाक्या को प्रेमचंद्र जी से लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। ये प्रश्न मनसाराम ने डॉक्टर से पूछा था। स्पष्टीकरण: मनसाराम डॉक्टर से ये जानना चाहता था कि क्या ऐसी कोई दवा भी है जिससे पीते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। यह प्रश्न उसके मानसिक द्वंद्व और आत्महत्या की सोच को दर्शाता है। व्याख्या: मनसाराम ने डॉक्टर से पूछा कि क्या ऐसी कोई दवा है जिसे पीते ही प्राण समाप्त हो जाते हैं, जब डॉक्टर ने उसे जहरीली दवा दी थी। मनसाराम की मानसिक अवस्था यह सोचने की थी कि प्राण त्यागना इतना आसान कैसे हो सकता है। विशेषण: ऐसी, गुणवाचक विशेषण। प्राण, संज्ञा। नीला, गुणवाचक विशेषण। मेरी तबीयत तो अच्छी है। संदर्भ: इस वाक्या को प्रेमचंद्र जी से लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। यह वाक्य मनसाराम ने मुंशी जी से कहा था, जब मुंशी जी ने उसे बैठने के बजाय खड़ा देखकर उसकी तबीयत पूछी। स्पष्टीकरण: मनसाराम ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि उसकी बीमारी कोई गंभीर समस्या नहीं है, बल्कि वह बिल्कुल स्वस्थ है। इस कथन के पीछे उसका गर्व और आत्मसम्मान है। व्याख्या: मनसाराम ने गर्व से कहा, मेरी तबीयत तो अच्छी है। मनसाराम अपनी मानसिक जिद और गर्व का परिचय देते हुए यह कहता है। विशेषण: अच्छी, गुणवाचक विशेषण। नई, गुणवाचक विशेषण। क्या कहूँ? सुधा। उनकी दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है, कुछ कहते नहीं बनता। न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। संदर्भ: इस वाक्या को प्रेमचंद्र जी से लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। निर्मला अपने दिल की व्यथा सुधा से व्यक्त कर रही है। डॉक्टर साहब की स्वास्थ्य स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और निर्मला असहाय महसूस कर रही थी। स्पष्टीकरण:
निर्मला कह रही है कि डॉक्टर साहब की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, पर वे अपनी तकलीफ को व्यक्त नहीं कर पाते। वह ईश्वर से भी आश्चर्य करती है कि ऐसी विपत्ति क्यों आई। वाक्य: क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। विशेषण: खराब, दिन प्रतिदिन। इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। संदर्भ: इस वाक्या को प्रेमचंद्र जी से लिखित उपन्यास निर्मला से लिया गया है। निर्मला की माता को यह आशंका हुई कि विवाह के लिए जो रुपए भेजे गए वे निर्मला ने भेजे होंगे, लेकिन निर्मला ने स्पष्ट किया कि उसने स्वयं कोई रुपए नहीं भेजे। इस प्रकार निर्मला की माता चिंतित हो गई और संदिग्ध स्रोत का पता लगाने की बात कर रही है। स्पष्टीकरण: यह वाक्य यह दर्शाता है कि आर्थिक अभाव के बावजूद माता ने सारे गहने और कपड़े बेचकर घर का प्रबंध किया था। यह कठिनाई मुख्य कारण बनी कि निर्मला को संदेह और चिंता का सामना करना पड़ा। विशेषण: सारे और रुपयों पर बड़ी मुश्किल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।